हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के, अगर हम बात करें तो इसमें प्रैक्टिस सेट का जो कि फुल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, ठीक है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये दूसरा प्रैक्टिस सेट आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले का प्रैक्टिस हो चुका है प्रैक्टिस सेट। जिन लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। या फिर वीडियो चैनल पेज पर जाइएगा, आपको वहाँ से जो है वो वीडियो मिल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों को पता ही होगा कि जूनियर असिस्टेंट में 100 क्वेश्चन पूछा जाना है। उसमें हिंदी का 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है, 15 कंप्यूटर का और 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल, और साथ ही साथ 15 क्वेश्चन लगभग जीएस के क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है पूरा टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के देखेंगे, इसके बाद फिर रीजनिंग, फिर ऐसे डिटेल वाइज देखते चले जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेंगे हिंदी का, तो कुछ इस तरीके से दिया गया आपके सामने। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताना है निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है और इस तरीके से सुमेलित करके हमें बताना है कि कौन सा जो है वर्ग किस सूची सेकंड में जो है मिलान करता है, ठीक है। बोली दिया गया है, जैसे कि पश्चिमी हिंदी जो है ये किस प्रकार की बोली के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी हिंदी जो आती है ये बुंदेली के अंतर्गत आती है। यहाँ पे ए का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिएगा ए का सेकंड सिर्फ बी पार्ट में लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा जानना आवश्यक है, क्योंकि अगर ए का सेकंड सिर्फ इसमें दिया, अगर किसी और पार्ट में ए का सेकंड दिया होता तब आपको आगे जानने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरीके से पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी जो है ये किस प्रकार की बोली का उदाहरण है, तो पूर्वी हिंदी जो है बघेली बोली के उदाहरण है। बिहारी बिहारी हिंदी जो आता है ये मगही के अंतर्गत आता है। और राजस्थानी हिंदी जो है ये किस प्रकार के अंतर्गत आता है, राजस्थानी मेवाती के अंतर्गत आता है। मेवाती बोली आती है राजस्थानी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। अब हिंदी भाषा की अगर लिपि की बात करेंगे तो सभी को पता होगा हिंदी भाषा की जो लिपि है वो किस प्रकार की लिपि में लिखी जाती है। तो उस लिपि को हम कहते हैं देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि, सॉरी, देवनागरी लिपि कहा जाता है। इसमें देखिए गुरुमुखी दिया गया है, ब्राह्मी दिया गया है, सौराष्ट्री दिया गया है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं, इसलिए डी पार्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और इसलिए हिंदी नागरी लिपि या देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जिसमें लेखन जो स्टार्ट होता है हिंदी भाषा में बाएं से दाएं स्टार्ट होता है, ठीक है। बाएं से दाएं लेखन का कार्य होता है। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है, ठीक है। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और खरोष्टी लिपि जो होती है एक प्रकार की ये भी लिपि है, तो और ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है कि सो सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है, ठीक है। इसमें अलंकार बताना है। अगले क्वेश्चन में ये जो वाक्य जो दिया गया है पंक्ति, इसमें अलंकार बताना है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें अलंकार कौन सा दिया गया है। तो फिर अच्छा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास है, या फिर व्यतिरेक अलंकार है। तो अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप पंक्ति जो देख रहे हैं इसमें देखिए सा वर्ण और मा वर्ण का जो आवृत्ति हो रही है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो सुख सुजस सुलभ, देखिए सा सब में आ रहा है। इसी तरीके से मोहि स्वामी माँ भी आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो वो किस प्रकार के अलंकार के अंतर्गत आता है, तो वो आता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति का आधार पर सही अलंकार बताना कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार जो है प्रयोग किया गया है, या इसमें कौन सा अलंकार पाया गया है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम के समान जो है धन मिला है, रतन धन पायो। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक रूप की तुलना किया गया है, रूप को मान लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ये हो जाएगा सी आंसर, रूपक अलंकार, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? समास से भी एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो नीति निपुण, नीति निपुण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा समास आएगा? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो नीति में निपुण, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीति में निपुण हो जाएगा। अब जहाँ पे इस तरीके से विग्रह करके नीति में निपुण मतलब हो जाता है, तो ये इस तरीके से जब विग्रह करने के बाद आप देखते हैं कि ये किस प्रकार के समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, में जो ये कारक लगा हुआ है, में क्या होता है? अधिकरण के अंतर्गत आता है, और इस तरीके से ये तत्पुरुष समास हो जाएगा और ये अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कोई भाव है या फिर शब्द है, उसकी अगर व्याख्या किया जाता है तो उस अंश को अगर हम मूल वाक्य जो है उससे अगर हम उसको अलग दर्शाएं या अलग उसको रखें तो उसमें किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे जिससे कि वो एक अलग जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अर्धविराम दिया गया है, कोष्ठक दिया गया, उद्धरण चिन्ह दिया, निर्देशक दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इससे क्या हो जाएगा? कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, कोष्ठक चिन्ह का इसमें हम प्रयोग करेंगे। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि भाव या शब्द जो है उसकी व्याख्या को अलग से जो है मूल वाक्य से अलग दर्शाया जाए। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उद्धरण चिन्ह की अगर बात करेंगे तो कौन सा प्रकार कामा होता है? तो ये डबल इन्वर्टर जो कामा होता है इसको हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इसका प्रयोग किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण लेते समय किया जाता है, यानी कोई चीज जैसे एज इट इज हमें दर्शानी है तो वहां पे हम डबल इन्वर्टर कामा यानी कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसमें एक होता है सिंगल इन्वर्टर कामा। अब ये सिंगल इन्वर्टर कामा जो होता है इसका प्रयोग तब करते हैं जब शब्द, पद या वाक्य खंड जो होता है इसको जो है उद्धृत किया जा रहा हो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो संधि विच्छेद करना है, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद करके हमें बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। संधि विच्छेद अगर हम पुष्पांजलि का करते हैं तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुष्प प्लस अंजल, जो कि दिया गया है ए पार्ट में। ठीक है, पुष्प प्लस अंजल इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। अब ये किस प्रकार के संधि के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो छोटा अ और छोटा अ मिलकर जो है पुष्पांजल बनता है। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि के यह उदाहरण हो जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का यह उदाहरण है। तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत पुष्प प्लस अंजल आएगा। यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? यानी कि किसके तहत होता है ये बताना है। तो अगर हम इसमें देखें तो जो अधिसूचना है, ठीक है, अधिसूचना का जो प्रयोग होता है ये सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम हुआ या फिर आदेश है या फिर अधिकार है या फिर नियुक्तियों की सूचना है, तो उसके प्रसंग में जो है अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ने किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, तो ने इजी है, ने किसका होता है? कर्ता का होता है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, कर्ता ने, कर्म का क्या होता है चिन्ह? कर्म को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे करण, तो करण का क्या होता है? तो से या फिर द्वारा, ये दोनों होता है। इसके बाद संप्रदान अगर देखा जाए तो को, के लिए और हेतु, ये सभी जो होता है ये संप्रदान का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये कारक चिन्ह भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? ठीक है, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल मतलब जो अभी अभी समाप्त हुआ हो, आसन्न। ठीक है, यानी कि तत्काल अभी समाप्त हो, वहाँ पे आसन्न शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें इसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन दिया गया है जो डी पार्ट, मैंने आम खाया है। ठीक है, ये ऑप्शन लेते हैं तो यह वाक्य क्या है? आसन्न भूतकाल में है, क्योंकि जिस काल में क्रिया की समाप्ति निकट में हो या फिर तत्काल ही सूचित हो तो वहाँ पे आसन्न भूतकाल होता है। तो इसमें क्या, मैंने अभी अभी आम खाया, मतलब अभी अभी लिखा नहीं, लेकिन इस तरीके से अगर आप कहोगे कि मैंने आम खाया, इसका मतलब यह प्रतीत होता है कि अभी अभी आपने आम खा के ख़त्म किया। तो इस तरीके से यह इसमें चला जाएगा किस काल में? तो आसन्न भूतकाल में ये चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताना है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें कौन सा काल है ये बताना है। ठीक है, तो जहाँ पर अगर हम बात करें जाएगी, जाएगा, खाएगा, खाएगी, इस तरीके से अगर आते हैं तो ये जाहिर सी बात है ये भविष्य काल के अंतर्गत आ जाता है।
अब भविष्य काल में कौन सा भविष्य काल है, तो प्रेरणा स्कूल जाएगी, यानी कि ये सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी तो वहाँ पे सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इसमें घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, ठीक है। सिर्फ इसमें घर जाऊंगा जो लिखा हुआ है ये किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये एक प्रकार का संज्ञा उपवाक्य है, तो यहाँ पे आंसर इसका जो हो जाएगा वो ए पार्ट हो जाएगा। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, तो ये शब्दों का वो समूह होता है जो अपना विशेष उद्देश्य तथा विधेय रखता है और एक संज्ञा का ये कार्य करता है और विशेषकर कर्म का कार्य करता है, ठीक है। तो संज्ञा उपकार जो होता उपवाक्य जो होता है ये प्रायः की से प्रारंभ होता है, की, ठीक है। अगर आपको की से लगा हुआ कहीं भी अगर पूछा जाए कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो और अगर की लगा हुआ है तो वहाँ पे प्रायः संज्ञा उपवाक्य ही आएगा। संज्ञा उपवाक्य में क्या होता है कि एक उद्देश्य होता है, उसका अपना एक विधेय रखता है, दोनों मतलब रखता है, उद्देश्य और विधेय उसमें दोनों होता है, और ये संज्ञा का कार्य करता है इसमें, और खासकर ये देखिएगा कि ये कर्म का कार्य करता है, ठीक है। तो वहाँ आप इसको पहचान लेंगे कि ये संज्ञा उपवाक्य है। इसका प्रारंभ जो होता है वो की से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं ये बताना है, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं ये बताना है। तो देखिए कर्म के आधार पर अगर हम देखेंगे तो क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है सकर्मक क्रिया, नाम सुना होगा सकर्मक क्रिया का, और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो ये दोनों भेद जो होते हैं ये किसके आधार पर होते हैं, ये कर्म के आधार पर होते हैं, ठीक है, कर्म के आधार पर। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भोर का तारा ये एकांकी है और इसके लेखक कौन है भोर के तारे के। भोर का तारा जो है इस एकांकी के लेखक का नाम क्या है ये बताना है। तो भोर का तारा जो है इस एकांकी के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। क्या नाम है, जगदीश चंद्र माथुर नाम है। और इनकी अन्य रचनाओं में अगर हम देखेंगे तो कोणार्क फेमस है, याद रखिएगा कोणार्क है, ठीक है। इसके अलावा पहला राजा, इसके अलावा 10 तस्वीरें, ये सब इनकी जो है क्या है लिखी हुई किताबें हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार मतलब इसमें से कौन सा उपवाक्य जो है वो विधेय है ये बताना है, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आप ही के लाइक करने से हमें अच्छा लगता है, थोड़ा सा हमें प्रेरणा मिलता है आगे और कार्य करने के, और अच्छे से कार्य करूं, ठीक है। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो अभी तुरंत कर दें फटाफट। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्रस्तुत वाक्य में अगर हम देखेंगे मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय बताना है। तो विधेय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर देखा जाएगा तो मेरा छोटा भाई प्रशांत जो दिया गया है ये उपवाक्य जो है ये क्या है, उद्देश्य व उद्देश्य विस्तार है। धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये क्या है, धार्मिक पुस्तक अधिक जो है ये क्या है, ये जो है विधेय का विस्तार। तथा जो पढ़ता है ये क्या है, ये विधेय है, ठीक है। पढ़ता है ये क्या है, विधेय है। और विधेय का विस्तार इस तरीके से इसमें देखिए अलग अलग कर देते हैं। मेरा छोटा भाई प्रशांत ये क्या हो गया, उद्देश्य व उद्देश्य विस्तार हो गया। फिर इसके बाद धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये इतना क्या हो गया, विधेय विस्तार हो गया। फिर पढ़ता है ये हो जाएगा विधेय। तो इस तरीके से इसका जो हो जाता है ये अलग अलग डिवाइड होता है, ठीक है, विधेय विस्तार। तो विधेय विस्तार अगर पूछा जाएगा तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा धार्मिक पुस्तकें अधिक। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। अगर विधेय पूछा जाता तो ये आंसर होता पढ़ता है। और मेरा छोटा भाई प्रशांत जो है ये क्या है, उद्देश्य या उद्देश्य विस्तार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा, यानी कि विलोम किस ऑप्शन में विलोम शब्द जो है सही रूप से एक दूसरे के लिखे हुए हैं, ठीक है। विराग का इसमें चिराग लिखा हुआ है, सही है या गलत है। संयुक्त का वियुक्त लिखा है, ये सही है या गलत है। सरस का अरस लिखा है और अरबा चीन का समी चीन लिखा है। इसमें कौन सा सही रूप से लिखा हुआ ये बताना है। इसमें अगर हम सही रूप से देखते हैं तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा जो है बी पार्ट। क्या हो जाएगा, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। बी पार्ट इसका करेक्ट है। संयुक्त का वियुक्त होता है। विराग का जो चिराग दिया गया है ये गलत है। विराग का जो होता है वो होता है अनुराग। क्या होता है, अनुराग होता है। विराग का क्या होता है, अनुराग होता है। और सरस का क्या होता है,
सरस का नीरस होता है, ना कि अरस होता है। तो सरस का नीरस होता है विलोम। और इसके अलावा अर्वाचीन का क्या होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। ठीक है, अर्वाचीन मतलब नया, अर्वाचीन मतलब क्या होता है, नया, और प्राचीन मतलब पुराना। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से हो जाएगा आंसर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, इनमें से कौन सा एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के रूप में नहीं लिखे हुए हैं, ये बताना है। ठीक है, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, तो तीनों जो है एक दूसरे के पर्याय हैं। नारी, महिला, औरत, ये भी तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। पहाड़, पर्वत, पुस्तक। ठीक है, ये देखिए पुस्तक, पुस्तक जो होता है वो पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, पहाड़ पर्वत एक दूसरे का पर्यायवाची, लेकिन पुस्तक इसका पर्यायवाची नहीं होता। पहाड़ के अन्य पर्यायवाची में गिरी आता है। ठीक है, गिरी है, शैल है, इसके अलावा नग है, इसके अलावा महीधर है, महीधर, महीधर के अलावा भूधर, ये सभी जो है पहाड़ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और इसमें लास्ट में है आग, अग्नि और अनल, ये भी सही है। तो आपका आंसर इसमें गलत कहाँ था, सी पार्ट में गलत था, तो सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य क्या कहलाते हैं, ये बताना है। ठीक है, देखिए परिभाषा है किसी का, इसमें से किसी का एक का परिभाषा है, और यह परिभाषा इसमें बताना है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य होगा, तो कृतवाच्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसमें भाववाच्य हो जाएगा। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ क्या है। ठीक है, कृपण का क्या अर्थ होता है और कृपाण का क्या अर्थ होता है, ये बताना है। देखिए कृपण का अगर हम अर्थ की बात करें तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस, और कृपाल का अर्थ क्या होता है, कटार। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट है। कृपण और कृपाल का अर्थ कंजूस और कटार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है। अब उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या लगता है, कोई भी वाक्य है तो उसके वाक्य के पहले लगाया जाता है उपसर्ग। ठीक है, कोई भी वाक्य के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो होता है वो वाक्य के बाद में लगता है, वाक्य के बाद में जो है प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग इसमें सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है, तो सुशिक्षित में सु उपसर्ग है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सु। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सा होगा, अचूक, अचूक विशेषण और इस विशेषण के साथ जो उपयुक्त संज्ञा होगा वो कौन सा प्रयोग किया जाएगा, तो अचूक विशेषण के साथ जो उपयुक्त संज्ञा होगी वो निशाना लगाया जाएगा। ठीक है, अचूक निशाना, अचूक निशाना आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ भी निशाना होता है वो अचूक होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, इनमें से तालव्य वर्ण की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा नहीं होगा, का, छ, झा और चा, इसमें से तालव्य वर्ण कौन सा नहीं होगा। तो देखिए तालव्य वर्ण जो आता है वो का वर्ग नहीं होता, तो आंसर इसका का हो जाएगा। का तालव्य नहीं है, का जो होता है वो कंठ के अंतर्गत आता है। ठीक है, कंठ, कंठ के अंतर्गत जो आता है वो का आता है। बाकी च, छ, झ, ये चा वाले जितने हैं स्पर्श व्यंजनों में, तो का वर्ग कंठ के अंतर आता है, चा वर्ग जो है तालव्य वर्ण होते हैं, और का वर्ग जो है अल्पप्राण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तालु के बारे में अभी ऊपर बताया, चा, छ, झ, झ, चाचा चाचा यहाँ जो होता है ये ताल से होता है, तो यहाँ पे छा हो जाएगा सी पार्ट, तालु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो जैसे का वर्ग में खा आता है महाप्राण के अंतर्गत, गा छोड़ के फिर घा आता है, ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है, यानी कि दूसरा और चौथा जो वर्ण है हर वर्ण का, हर वर्ग का, तो वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, भा। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, भा जो चौथा वर्ण आ जाता है, इसलिए इसमें जो है क्या हो जाएगा, ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा पा वर्ग में फा भी आता है। ठीक है, पा, फा, बा, भा। इसके बाद शा और शा, ये दोनों शा जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, और सॉरी तीनों शा महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, और हा भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, खा, खा और घा, और इसके बाद छा और झा। ठीक है, छा और झा, और इसके अलावा ठा और डा, तो ये सॉरी, तो ये जो है इतने शब्द जो है, इतने वर्ण जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत, था भी आता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता नहीं है, उपयुक्त एक शब्द बताना। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम कहेंगे निर्मम। क्या कहेंगे, निर्मम। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और जिसके हृदय में दया ना हो उसको हम कहेंगे निर्दय। तो दोनों याद रखिएगा। अब अगला जो 4 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन जो है आपके अपठित गद्यांश से है। इस गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है। अब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको सबसे प्राचीन वीरता जो निकल के आएगी वो आएगी युद्ध वीरता। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति जो है अपेक्षित है, तो इस गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो इसके लिए साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने और धीरज, कष्ट सहने का धीरज जो है अपेक्षित होता है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। आप गद्यांश को पढ़िएगा तभी इसको देखिएगा। तो उत्कंठापूर्ण आनंद जो है ये किसके अंतर्गत लिया जाता है, तो ये लिया जाता है जो है उत्साह के अंतर्गत। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं, तो साहित्य मीमांसकों ने वीरता के युद्ध वीर, दानवीर और दयावीर ये तीनों भेद किए हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। उत्साह के भेद की अगर हम बात करेंगे तो उत्साह के भेद जो होता है ये इसमें कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किया गया है। तो इस तरीके से आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है ये है रीजनिंग के क्वेश्चन। 30 से शुरुआत, 31 से शुरुआत होता है। तो यहाँ पे 31 का देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसमें आप इसको पॉज करके वीडियो जो है इसको क्वेश्चन को लगाइएगा, फिर आपको जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी ऑप्शन सही है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। लगा के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिए गए अनुक्रम को पूरा करें। ठीक है, इसमें अब दिए गए अनुक्रम को पूरा करें, इसमें बताना है कि अगला इसमें कौन सी संख्या आएगी। पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। इसका आंसर जो सही है वो ए पार्ट सही है। ठीक है, आंसर क्या है, ए पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना है। यह चित्र है, इस चित्र को गिन के आपको त्रिभुज की संख्या बताना है। ऑप्शन कुछ नीचे इस तरीके से दिया गया है। आंसर इसका बी पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, कथन कार्य निष्कर्ष दिया गया है। तो कथन कुछ इस तरीके से दिया गया, निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, इसके बाद जो है कथन को पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकालिएगा कि इसमें क्या सही हो सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया, कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया और आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर इसमें पहला पार्ट सही है। अगला अगला भी कथन कारण निष्कर्ष से ही है। इस तरीके से आप पढ़िए, इसके बाद इसका आंसर दीजिए। ए पार्ट सही है। अगले में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है इस तरीके से। ठीक है, क्या आंसर इसमें होगा, अब इसको लगाइएगा। सी ऑप्शन इसका सही है, 166। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, वीडियो पॉज करके लगाइएगा, फिर आगे बढ़िएगा। आंसर सी पार्ट सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब जीएस से। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो थी कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो देखिए ये इजी क्वेश्चन, इसमें अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 18 दिन तक जो है ये युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने कहाँ पर जो है अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा अगर देखा जाए तो पहला उपदेश जो दिया गया था इनके द्वारा ये दिया गया था सारनाथ में, ठीक है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। बुद्ध ने अपना पहला जो धर्मोपदेश था वो सारनाथ में दिया था, जिसे बाद में जो है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को परिनिर्वाण जो है कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को अगर हम बात करेंगे परिनिर्वाण की तो यह प्राप्ति हुई थी कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी ये कुशीनगर, ठीक है, मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर, या फिर इसको कुशीनारा कहा जाता था, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऋषि पत्तन यानी कि सारनाथ में उन्होंने पहला प्रथम उपदेश जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? देखिए कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी जो है, तीनों खाड़ियाँ कहाँ पर मिलते हैं? भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। कच्छ, खंबात और मन्नार। अकाबा की खाड़ी जो है भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अगर हम बात करें तो ये लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में तथा अरब के मुख्य पृष्ठ में पश्चिम में स्थित है। और अकाबा खाड़ी के किनारे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मिस्र देश है, ठीक है, इजराइल भी इसी के पास में इजराइल भी है, और इसी के पास में जॉर्डन है, इसके पास में सऊदी अरब देश स्थित है, सऊदी अरब देश। तो इतने सारे देश जो है अकाबा की खाड़ी के मतलब आसपास जो स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, नागार्जुन सागर बांध के बारे में बात करेंगे तो ये देखिए, अगर इसका निर्माण की बात करेंगे तो कब निर्माण हुआ था? तो 1967 में हुआ था। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलान करना है, ठीक है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील की अगर हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। वुलर झील कहाँ है? तो ये कश्मीर में है। और सांभर झील आपका पड़ेगा राजस्थान में। तो इस तरीके से मिलान करने को भी आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो बिटकॉइन क्या है? ठीक है, बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन जो है एक प्रकार की क्या है? डिजिटल मुद्रा का रूप है। तो यहाँ पर आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डिजिटल मुद्रा है। एक ऐसी मुद्रा जिसे ना तो देखा जा सकता और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो नई पूंजी पर जो अनुमानित प्राप्त की वृद्धि के फलस्वरूप जो होता है, निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। जबकि व्यक्तिगत कर, शेयर की कीमत व बाजार दर में जो है वृद्धि होने से जो है निजी निवेश में कमी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो बैंक दर के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक दर मतलब देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली जो आधिकारिक ब्याज दर होती है उसको हम बैंक दर कहते हैं, ठीक है। तो देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक जो ब्याज दर होता है उसको हम बैंक दर कहते हैं, ठीक है। ये वो दर होता है जिस पर आरबीआई जो होता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को क्या देती है? ऋण देती है। तो इसको हम कहते हैं बैंक दर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है? तो भारतीय संविधान के शब्द की अगर हम बात करेंगे तो टोटल इसमें कितने शब्द हैं ये बताना है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कितने शब्द हैं? तो 1,20,000 लगभग शब्द हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 भाग हैं इसमें, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। तो इस तरीके से ये टोटल मिलाकर इसमें कितने शब्द हैं? तो शब्द की अगर हम बात करेंगे तो 1,20,000 शब्द इसमें हैं। ये भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा संविधान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है इसमें से? तो इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अनुच्छेद 48 जो दिया गया है ये कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, ठीक है। और 48A में क्या है, तो पर्यावरण से संबंधित इसमें है, ठीक है, पर्यावरण एवं संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 50 में अगर हम देखेंगे तो न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित चीज़ें दी गई। और अनुच्छेद 49 में जो है इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित चीज़ें इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ठीक है, तो आर्थिक न्याय प्रदान करता है भारतीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ठीक है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है ये बताना है, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष अगर हम बात करेंगे तो ये जो होता है, ये क्या होता है, एक वर्ष में निर्वात में चली प्रकाश के द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये किसकी है? दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी के मात्रक इकाई है, नापने की इकाई है, ठीक है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? जूल होता है। यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ये एक प्रकार की अदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 वाट घंटा किसके बराबर है? ठीक, 1 वाट घंटा किसके बराबर है? तो देखिए एक अगर हम किलोवाट की बात करेंगे तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के, ठीक है। इसके बाद एक अश्व शक्ति यानी कि हार्स पावर यानी कि 1 HP बराबर 746 वाट के होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे 1 वाट इंटू सेकेंड, 1 वाट इंटू सेकेंड अगर हम देखें तो 1 वाट इंटू सेकेंड बराबर 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 1 जूल के, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वाट घंटा, और वाट घंटा क्या है? कार अथवा जूल का ऊर्जा का मात्रक है। तो इस तरीके से 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल के हो जाएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में संपन्न हुए पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अगर हम देखें तो ये भारत में चेन्नई में आयोजन हुआ था एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब, और इसमें भारत ने मलेशिया को पराजित करके चौथी बार जीता है। तो किस देश के द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है और मलेशिया को पराजित किया गया है, ठीक है। और चौथी बार ये खिताब जो है भारत के द्वारा जीता गया। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भेजे जाने वाले पहले भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो सूर्य के अध्ययन के लिए जो भेजा जा रहा है उसका नाम जो रखा गया है वो क्या है? आदित्य L1। क्या नाम रखा गया है? आदित्य। आदित्य जो होता है सूर्य का पर्याय होता है, तो यहाँ पे आदित्य L1 नाम रखा गया है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किसने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? किसके द्वारा जो है सीबीआईसी का जो है अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया? किसने ग्रहण किया है, उनका नाम क्या है? तो वह है संजय कुमार अग्रवाल। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये सीबीआईसी जो है ये वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, और आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगस्त 2023 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। यहाँ पे आंसर इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2023 में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक 2023 की वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो जो ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं वर्चुअली बैठक हुई है, यह दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत की तरफ से जो है वित्त मंत्री उद्योग मंत्री जो थे पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने जो है इसका हिस्सा लिया था। पहला कंप्यूटर जो है बनाया गया था, पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था ये बताना है। तो पहला कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? जो आईसी चिप लगी होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन।
इसका प्रमाण क्रमांक कितना है, तो 14 है, ये भी याद रखिएगा। ये एक अर्धचालक पदार्थ है और इसी से जो है माइक्रोचिप्स इसी तत्व की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते, ये बताना है। तो कंप्यूटर जो होता है वो सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसका सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी के बिना जो है कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से पेन ड्राइव का एक उदाहरण है। पेन ड्राइव का एक उदाहरण इनमें से कौन सा होगा, ये बताना। तो पेन ड्राइव जो होता है वो ईपी रोम का उदाहरण है, ईपी रोम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ईपी रोम का उदाहरण जो होता है पेन ड्राइव होता है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलेक्स का संक्षिप्त रूप, मतलब टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है, ये बताना है। ठीक है, तो टेलेक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। क्या होता है, टेली प्रिंटर एक्सचेंज। सी पार्ट इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो मेनू में किसकी सूची होती है। मेनू में किसकी सूची होती है, तो मेनू में अगर हम बात करेंगे तो कमांड की लिस्ट होती है, कमांड की सूची होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है। ठीक है, इमेज फॉर्म में किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करना, उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में फैलने वाला जो वायरस होता है वो क्या होता है, तो कंप्यूटर वायरस जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो यूजर के अनुमति के बिना जो है ये कॉपी बनाकर कंप्यूटर को जो है इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हम बात करेंगे तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 जो एड्रेस की लंबाई होती है वो कितने निबल के बराबर होती है। तो एड्रेस जो होता है IPv4 एड्रेस ये 32 बिट नंबर होते हैं जो आमतौर पर डॉटेड डेसिमल नोटेशन में प्रदर्शित होते हैं। क्योंकि 4 बिट बराबर कितना होता है, 4 बिट बराबर 1 निबल के होता है। ठीक है, तो 4 बिट बराबर जब 1 निबल का होता है तो इसलिए 32 बिट बराबर कितने निबल का हो जाएगा, तो 32/4 हो जाएगा, यानी कि 8 निबल के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 निबल। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 निबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 8 निबल इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन इनमें से नहीं है। सर्च इंजन की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो देखिए गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी है, साइंस डायरेक्ट भी है। अर्कुट जो होता है, अर्कुट इंटरनेट पर एक प्रोसेस जो था सोशल नेटवर्क था। ठीक है, जो कि ये गूगल समूह के द्वारा 2014 तक जो है ये ऑपरेट किया गया। इसके बाद इसको बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो कि एक सर्च इंजन नहीं था, ये क्या था, ये सोशल नेटवर्क था, जैसे कि फेसबुक। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माण करने की एक प्रक्रिया है और VLSI का फुल फॉर्म क्या है। VLSI इंटीग्रेटेड अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 सूट का जो है अभिन्न घटक नहीं है। इनमें से MS पेंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस या फिर MS वर्ड, इसमें से कौन सा एक जो है नहीं आता इसके अंतर्गत। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो MS पेंट जो दिया गया है ये इसके अंतर्गत नहीं आता। बाकी MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, वन ड्राइव, ये सभी जो है ऑफिस 365 सूट के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में अंत में किए गए कार्य को अनुक्रिया करने के लिए जो है शॉर्टकट की कौन सी है, ये बताना है। तो देखिए MS वर्ड में अगर किसी डॉक्यूमेंट्स के अंत में किए गए कार्य को अगर अनडू करने के लिए अगर हम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं तो वो होता है Ctrl+Z। क्या होता है, Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या फिर MP3 किसी प्रकार का क्या है। ठीक है, तो फोल्डर है, टेम्पलेट है या फिर फाइल है या फिर आइकॉन है। तो अगर हम बात करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि .doc, ठीक है, ये वीडियो या MP3 फाइल के प्रकार हैं। किसके फाइल के प्रकार हैं, तो किसके प्रकार हैं, फाइल के प्रकार हैं। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू संग्रहालय यानी बाल संग्रहालय स्थित है। अब यहाँ से जो शुरुआत होगा वो यूपी स्पेशल शुरुआत होगा। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी याद रखिएगा, 1957 में। ठीक है, कब किया गया था, 1957 में। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ।
अगला प्रश्न देखेंगे तो गीडा क्या, गीडा का फुल फॉर्म बताना है। तो गीडा जो होता है ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गीडा की स्थापना जो है ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत जो है 30 नवंबर 1989 को जो है किया गया था। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल आगे बात करेंगे तो 9 जलवायु कृषि क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में एक शेर बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है और कहाँ पर किया गया है। तो ये इटावा में किया गया है, इटावा जिला। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें तो लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन सी जिला में। तो देखिए लाल मिट्टियाँ की अगर हम बात करेंगे तो झांसी मंडल है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिर्ज़ापुर झांसी दिया गया है, इसके अलावा सोनभद्र में भी पाया जाता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो परीक्षा बांध की अगर हम बात करेंगे तो ये झांसी में है, ये बेतवा नदी में स्थित है। तो बेतवा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कितनी है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे की लंबाई जो है वो 302 किलोमीटर लगभग है। तो यहाँ पे 300 किलोमीटर हो जाएगा, आंसर ए पार्ट। ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो ये आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ को जोड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। इनमें से रवाला, डांडिया, बढ़ैया, राई। अब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे डांडिया जो दिया गया ये नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, ये गुजरात का लोक नृत्य है। तो आंसर बी हो जाएगा। बाकी रवाला, बढ़ैया, राई नृत्य ये सभी जो है क्या है, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। देखिए इस तरीके से दिया गया है, कौन से किस क्षेत्र से संबंधित है। लक्ष्मू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है। लक्ष्मू महाराज का संबंध जो है ये कथक से संबंधित है, कथक जो है करते थे। और ये आगरा घराने के जो है उस्ताद फैयाज खान जो थे ये किससे संबंधित है। ये ध्रुपद एवं ख्याल गायक के से संबंधित है। तो यहाँ पे बी का सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वाराणसी के प्रख्यात हिंदुस्तानी गायिका सिद्धेश्वरी देवी जो कि मुख्य रूप से ख्याल और ठुमरी का गायन करती हैं। तो ख्याल और ठुमरी हो जाएंगे, या ठुमरी दिया गया ठुमरी में मिल जाएगा। और तलत महमूद जो थे ये गज़ल थे, गज़ल गायक थे। तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर हो जाएगा, मिलान करने के लिए भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद सलार मेला आयोजित होता है। सैयद सलार मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो सैयद सलार मेला की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ लगता है। तो ये लगता है जो है बहराइच जिले में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बहराइच जिले में। अगला प्रश्न है स्थल दिया गया कॉलेज का नाम, यानी कि ये कॉलेज जो दिए गए कॉलेज कहाँ कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है। देखिए झांसी में कौन सा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज का नाम है। तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई होगा, यहाँ पे एक 3 हो जाएगा। ठीक है, कानपुर में कौन सा कॉलेज है। तो कानपुर में है GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, GSVM जिसको कहते हैं, GSVM। तो ये मेडिकल कॉलेज जो है कानपुर में पड़ता है। आगरा में कौन सा मेडिकल कॉलेज, उसका क्या नाम है। तो SN मेडिकल कॉलेज नाम है। और गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज है। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो खेल के विकास के लिए 1975 में लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना किया गया था। कब स्थापना किया गया था, 1975 में। तो ये लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमियों को मृत्यु अथवा दुर्घटना के पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, ये बताना है। तो इसमें से कितनी राशि की सहायता को प्रदान करने की जो है घोषणा किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो 5 लाख रुपए की सहायता राशि को प्रदान करने की घोषणा किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगस्त 2023 में स्वीकृत उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर होगा। तो ये अगर हम बात करेंगे इसका जो मुख्यालय बनाया जा रहा है ये प्रयागराज में बनाया जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य होंगे और इनका कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो 3 वर्ष या फिर
65 वर्ष, जो भी पहले होगा वो इतने साल जो है रहेंगे। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार करने में सफलता हासिल किया है? तो ये कानपुर आईआईटी के द्वारा जो है बनाया गया है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी कहाँ खोली जाएगी? रीजनल फिल्म सिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये 500 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर में जो है ये फिल्म सिटी बनाई जाएगी, खोली जाएगी। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। और राज्य में फिल्म सिटी का निर्माण जो है नोएडा में किया जा रहा है, ये भी याद रखिए। लेकिन रीजनल फिल्म सिटी की बात करेगा तब गोरखपुर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में मिलान करना है, संस्थान और वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो ये स्थित है आपका लखनऊ में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मेरठ में। इसके अलावा राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, अगर हम देखेंगे तो ये आगरा में पड़ता है, ठीक है। और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो स्थित है ये सहारनपुर में स्थित है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है। अगले में भी मिलान करना है, इससे 4 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। सीमेंट कारखाना कहाँ पर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में? तो चुर्क, ठीक है। टेराकोटा तो ये गोरखपुर। और जरदोजी हाथ की छपाई उद्योग जो है फर्रुखाबाद में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम है? तो अभी अगर देखा जाए तो इसमें 17 टोटल है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और नगर पालिका परिषद की बात करेगा तो 200 हैं। नगर पंचायतें तो 546 हैं उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ठीक है। पिछले वाले जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई जो है वो 60 फीट ऊंचा है, ठीक है, 60 फीट। तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। इसका निर्माण किसने किया था? तो नवाब आसफुद्दौला थे, उनके शासनकाल के दौरान 1784 से लेकर 86 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।